नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो परिवार पहचान पत्र के थ्रू जो बुढ़ापा पेंशन लगाई जाती है वो कैसे लगेगी और उसमें जो नियम और बदलाव कर दिए गए हैं। दोस्तों, तो आपको नियम और बदलाव जो अच्छे तरीके से अगर आपको पता होंगे तो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है या किसी अन्य प्रकार की जो भी पेंशन है वो आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे नियम और शर्तें जो इसमें लगाई हैं, तो आपको इसे ज़रूर इस वीडियो को वॉच करना चाहिए और पूरी इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना होगा, तभी आप जो आगे की जो बुढ़ापा पेंशन है या किसी और अन्य प्रकार की जो पेंशन है आप लगा पाओगे। दोस्तों, तो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा में अब बुढ़ापा पेंशन के लिए जो जरूरी कार्य और शर्तें हैं उनके बारे में जो जो नियम है उसके बारे में मैं एक एक पॉइंट करके आप समझाऊंगा। दोस्तों, तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जो परिवार पहचान पत्र है उसमें खुद की इनकम है वो 3 लाख रुपए तक स्थापित होनी चाहिए। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई परिवार का मुखिया है जिसकी उम्र अभी 60 साल तक पूरी होने वाली है तो उसकी इनकम है वो 3 लाख रुपए रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप परिवार के मुखिया नहीं हो, आपके पापा परिवार के मुखिया है, अगर उनकी इनकम 3 लाख से कम है तो भी उनकी पेंशन लगा दी जाएगी। इसके ऊपर की आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब याद रखिए। दोस्तों, मान लो कोई आपके परिवार में बुजुर्ग है और आप मुखिया हो, आपके मुखिया के अंदर आपके परिवार पहचान पत्र में इनकम कम है लेकिन आपके जो बुजुर्ग है उसकी इनकम ज्यादा है, तो दोस्तों वहां पर भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर बुजुर्ग की इनकम कम है और परिवार पहचान पत्र में इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो भी आपकी पेंशन लगा दी जाएगी। दोस्तों, अब 2 नंबर पॉइंट इसकी बात करें तो बुजुर्ग पहले से कोई राज्य या केंद्र द्वारा किसी अन्य प्रकार की पेंशन ना लेता हो। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट में, अगर आपका वोटर कार्ड है, स्कूल में कोई बुजुर्ग है, इसकी 60 वर्ष या उससे अधिक स्थापित होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, परिवार पहचान पत्र में जो हम रिकॉर्ड डालते हैं उम्र का, उस उम्र के हिसाब से परिवार पहचान पत्र में हम एक डॉक्यूमेंट स्थापित करते हैं कि भाई हमारी इतनी उम्र है, ये हमारा वोटर कार्ड है या फिर हमारा स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई ऐसा प्रमाण जो आपको प्रदर्शित करे कि भाई इस जो कैंडिडेट की उम्र इतनी है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो आपका परिवार पहचान पत्र में अपलोड होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग की जो जन्म प्रमाण पत्र जैसे कि स्कूल से संबंधित दस्तावेज, ठीक है, और जो 60 साल की आयु दर्शाता हो या 2017 से पुराना, याद रखिए दोस्तों, जो वोटर कार्ड है वो 2017 से पुराना रहना चाहिए। और आपके पास और अन्य डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड कर सकते हो परिवार पहचान पत्र में, जैसे कि मार्कशीट हो गया, पासपोर्ट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो गया, या स्कूल का कोई जैसे कि डीएमसी हो गई, जैसे कि आप जहां से जहां तक पढ़े हो, या एसएलसी हो गई, इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का वोटर कार्ड नंबर अपडेट होना चाहिए। दोस्तों, देखिए, परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर हम डाटा अपडेट कर देते हैं, उसमें बैंक अकाउंट नहीं लगाते या हम वोटर आईडी नंबर नहीं लगाते, तो दोस्तों याद रखिए, वोटर आईडी नंबर आपको वही लगाना है जिसके अंदर आपके जो उम्र है, आपकी जो उम्र है वो पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, परिवार पहचान पत्र में वोटर आईडी नंबर लगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट आप चाहे कोई मर्जी अपलोड करो लेकिन परिवार पहचान पत्र में वोटर आईडी नंबर लगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब जो इसका छठा पॉइंट है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का स्थायी निवासी दर्शाया हुआ होना चाहिए, अर्थात नया वोट कार्ड नहीं चलेगा। अब याद दोस्तों, ये ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, हरियाणा का कम से कम 15 साल पुराना निवासी होना चाहिए। और दोस्तों, नया वोटर कार्ड नहीं चलेगा। दोस्तों, इससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2017 से पुराना वोटर कार्ड हो और 15 साल पुराना निवासी हो। दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसे ध्यान से सुनिएगा। वीडियो समझ में ना आए तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है, फिर आप पेंशन के लिए अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हो, अन्यथा आपकी पेंशन नहीं लगाई जाएगी। अगर सही तरीके से आपका डॉक्यूमेंट मैच करता है तो आपकी पेंशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाती है। 7 नंबर पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं, परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का बैंक अकाउंट नंबर सही आईएफएससी कोड के साथ अपडेट होना चाहिए जिसमें डीबीटी चालू हो। ठीक है, याद रखिए, डीबीटी भी चालू होनी चाहिए। अच्छी बात है यह है कि जब शुरू में फैमिली आईडी बन रही थी तो सारे बुजुर्गों के गलत आईएफएससी कोड डाले गए थे। अब दोस्तों, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट और डीबीटी इसलिए मांगी गई है दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट होता है जिसने पेंशन, अभी किसी की पेंशन लगी हो या किसी ने अप्लाई करनी हो या किसी की अप्लाई होने वाली ऑटोमेटिक होती है, आपको पता ही है परिवार पहचान पत्र में,
तो दोस्तों आपके पास कॉल आता है और आपकी जब पेंशन एक्टिवेट कर दी जाती है तो आपकी डीबीटी स्टार्ट नहीं रहती और आपका आईएफसी गलत होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट और आईएफसी अगर सही है फिर तो आपको डीबीटी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन डीबीटी अगर आपकी चालू है तो और अच्छी बात है। अगर बाई चांस आपका बैंक अकाउंट के साथ आईएफसी गलत हो जाता है तो डायरेक्ट जो आपकी पेमेंट आती है वो आपको डायरेक्ट आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपको जिस खाते में आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उस खाते में आपका पैसा है वो चला जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिए। आप भी अपनी फैमिली आईडी है अच्छे से चेक कर लीजिए, आपका आधार कार्ड चेक कर लीजिए, आपका बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए कि आपका कहीं गलत तो नहीं है, आपकी डीपीटी स्टार्ट है या नहीं है, या फिर आपका एफसी गलत नहीं है या फिर बैंक अकाउंट गलत नहीं है। तो इस हिसाब से आप पूरा करके आप अपनी पेंशन है वो लगा सकते हैं दोस्तों। अब जो दिव्यांग पेंशन है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पेंशन ऑटोमेटिक बनेगी दोस्तों, ये तो सभी को पता है, बुढ़ापा भी ऑटोमेटिक बनती है और अब दिव्यांग भी ऑटोमेटिक बननी स्टार्ट होगी। अब इसका जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली शर्त, दिव्यांग के पास भारत सरकार द्वारा जारी क्यूआर कोड वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें दिव्यांग का प्रतिशत 60 से अधिक हो। अब याद रखिए दोस्तों, दिव्यांग जो जिनको पेंशन मिलती है उनका 60% से अधिक होना चाहिए, यानी कि जिस स्थिति में वो विकलांग है उस हिसाब से उसका 60% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यूआर कोड वाला दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जो नया है जो ऑनलाइन बनता है वो होना चाहिए। अब अगर ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप दिव्यांग हो और आपके परिवार पहचान पत्र में जो वाई है, यस और नो का ऑप्शन होता है दोस्तों, आपको वाई वहां पर करना होगा, यानी कि आपको यस करना होगा। अगर आपका नो कर रखा है परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग वाले कॉलम में दिव्यांग वाई अपडेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यानी कि अगर आपने नो कर रखा है तो यस कर देना है। दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ होना चाहिए। अगर आप यस करोगे तो ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा कि भाई आपको ये सर्टिफिकेट है ये अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर परिवार पहचान पत्र में, तभी आपका डाटा आगे जाएगा, ठीक है। और आपको वहां पर अगर वाई करते हो तो आपको जो 60% से उसके अधिक वाला जो क्यूआर कोड वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पर अपलोड कर देना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपका किसी हिसाब से अगर वहां पर कोई और प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है तो याद रखिए योग्य जो पात्र है तो उनके करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर दें, ठीक है। अगर मान लो किसी ने अपलोड भी कर दिया है, पहले अपलोड कर दिया है और वहां पर अभी भी नो है, तो अगर आप यस करते हो तो वो कॉलम खुल जाएगा। अगर बाई चांस कॉलम नहीं खुलता है तो आपको करेक्शन मॉड्यूल में जाकर और आप इसे अपडेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट है, योग्य पात्र के परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता सही आईएफएससी कोड के साथ अपडेट होना चाहिए। यदि नहीं है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर सब कुछ अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। डीबीटी जो ये मैंने पहले बताया था जो बुढ़ापा पेंशन का अपडेट है उसी प्रकार से दिव्यांग का अपडेट है। अब दोस्तों ये जो अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जो हमारे पास जो कई कैंडिडेट आते हैं उनके पास लगभग यही परेशानी होती है कि सर हमारा आईएफएससी गलत है, या फिर हमारी डीपीटी चालू नहीं है, या फिर हमारा बैंक अकाउंट गलत हो गया, या हमारा वोटर कार्ड पुराना है, या हमारी उम्र सही नहीं दर्शा रहा, हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप इस चीज को समझो और फिर अगर आपके पास कहीं से भी कॉल आता है आपके नजदीकी स्कूल से या कहीं भी डिपार्टमेंट से, पेंशन के डिपार्टमेंट से अगर कॉल आता है कि सर आपकी पेंशन लगा दी जाएगी लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो उसमें सही तरीके से अपलोड अगर डाटा आपको नहीं मिलता है तो वो डिपार्टमेंट वाले आपको सही डाटा करने के लिए कहेंगे। तो इस हिसाब से आप डाटा सही कर सकते हो और अपनी पेंशन है वो समय रहते आप लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आप इसमें पेंशन का अच्छे से फायदा ले सकते हो दोस्तों। इस प्रकार आप अपना पेंशन का भी फायदा भी ले लोगे और आपकी जो ये जानकारी मैंने आपको दी है ये जानकारी आप और किसी को भी दे दोगे तो वो भी जो बुढ़ापा है और दिव्यांग पेंशन है इसके जो चक्कर काट रहा है बार बार कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है, तो वो इसमें अपडेट कर लेगा और किसी सीएससी से अपडेट करवा लेगा अगर वो खुद अपडेट नहीं कर सकता तो इस प्रकार से आप अपनी पेंशन है वो ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस अपडेट और इस जानकारी के बारे में जानकर अपनी जो पेंशन है वो सही तरीके से लगा सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।